हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 25 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी में कितने निजी विश्वविद्यालय के संचालन के लिए अध्यादेश जारी किया? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 3। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2021 जारी कर दिया गया। इसके साथ ही महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय सहित निजी क्षेत्र के 3 नए विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 27 से बढ़कर अब 30 हो गई है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो निजी विश्वविद्यालयों की संख्या है वो 27 से बढ़कर के अब कितनी हो गई है? तो 30 ये संख्या हो गई है। और दोस्तों महायोगी गोरखनाथ जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर बनेगा? तो ये गोरखपुर में बनेगा। और इसके बनने से गोरखपुर में कुल जो विश्वविद्यालयों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो कुल मिलाकर के गोरखपुर में अब 3 विश्वविद्यालय हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो अभी हाल ही में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है वो कौन कौन से हैं? तो यूनाइटेड विश्वविद्यालय प्रयागराज, दूसरा है FS विश्वविद्यालय सिकोहाबाद जो कि फिरोजाबाद में है, तीसरा है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय जो कि गोरखपुर में है। तो ये 3 नए निजी विश्वविद्यालय हैं जिनको मंजूरी दी गई है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा कार्यदायी संस्था को ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अग्रिम भुगतान के रूप में 55 लाख रुपए की राशि भी जारी कर दी गई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो अयोध्या है वहाँ पर भी कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए वहाँ पर जो ऑक्सीजन की समस्या है वो वहाँ पर उत्पन्न हुई। तो इसे दूर करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। अब दोस्तों अयोध्या के बारे में कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो अयोध्या का उपनाम क्या है? तो इसे ईश्वर का नगर कहा जाता है। और दोस्तों जो अयोध्या जिला है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था फैजाबाद, यानी फैजाबाद जो जिला था उसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है अयोध्या। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो अयोध्या है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर कहा गया है और इसकी संपन्नता की जो तुलना है वो स्वर्ग से की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो बौद्ध परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो अशोक ने अयोध्या में एक स्तूप का निर्माण करवाया था और यहाँ से ही पुष्यमित्र संघ का एक लेख भी मिला है जिसके अनुसार उसने यहाँ 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अयोध्या का प्रमुख मेला या महोत्सव कौन सा है? तो अयोध्या मेला ये अयोध्या का प्रमुख मेला या महोत्सव है। और अयोध्या में एक संग्रहालय है, कौन सा? तो राम कथा संग्रहालय, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो प्रमुख उद्योग है अयोध्या का वो कौन सा है? तो चीनी उद्योग। तो ये सारी चीज़ें आपको अयोध्या से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है और ये लगातार एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी? ऑप्शन नंबर ए है 500, बी है 600, सी है 700 और डी है 800। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 700 बसें।
सरकार की योजना लखनऊ समेत प्रदेश के 14 अन्य प्रमुख शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की है। सरकार की ओर से लखनऊ समेत 7 शहरों में कुछ इलेक्ट्रिक बसें संचालित कर इस योजना की शुरुआत पहले ही कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल तक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए चयनित सभी स्थलों पर चार्जिंग स्टेशनों को तैयार कर लेने के भी सख्त निर्देश जारी किए थे। अब दोस्तों ये जो 7 शहर हैं जिनमें इलेक्ट्रिक बसें हैं वो शुरू की जाएंगी, वो कौन कौन सी हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि मुरादाबाद, झांसी, बरेली, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर और अलीगढ़। और दोस्तों जो इलेक्ट्रिक बसें हैं जो 7 शहर थे प्रदेश में, उसमें पहले ही शुरू की गई थी। अब उन शहरों में और इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो वो 7 शहर कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, मथुरा और गाजियाबाद। इन 7 शहरों में पहले से ही इलेक्ट्रिक बसें संचालित की गई थी, लेकिन अब इन शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में 14 शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी है जल शक्ति मंत्रालय, सी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और डी है नीति आयोग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। इसका विजन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की आपूर्ति कराना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध कराना है। राज्यों को जल जीवन मिशन के तहत हर गांव को हर घर जल बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो जल जीवन मिशन है ये किस मंत्रालय की पहल है? तो जल शक्ति मंत्रालय की ये पहल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? ऑप्शन नंबर ए है उबेर, बी है ओला, सी है अमेजॉन और डी है फ्लिपकार्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओला। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने 2 पहिया ग्राहकों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की घोषणा की है। कंपनी का हाइपर चार्जर नेटवर्क दुनिया का व्यापक रूप से फैला 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क होगा, जिसमें शहरों के मॉल्स, कैफ़े और आईटी पार्क्स में भी चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ओला ने भारत के 400 शहरों में 1 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का लक्ष्य रखा है। पहले साल में 100 शहरों में 5000 चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे। हाइपर चार्जर ओला स्कूटर को केवल 18 मिनट में आधा चार्ज कर सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ओला इलेक्ट्रिक्स है उसने दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क जो है वो बनाने की घोषणा की है और वो भारत में बनाया जाएगा। और दोस्तों ओला भारत के 400 शहरों में 1 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का लक्ष्य रखता है। तो आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये ओला के बारे में कुछ जानते हैं। तो ओला की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि 3 फरवरी 2010 को ओला की स्थापना हुई थी, ओला इलेक्ट्रिक की। अब दोस्तों ओला की स्थापना की किसने थी? तो भविष अग्रवाल ओला के संस्थापक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो स्थापना है ये कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में ये स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली स्त्रीवादी यानी फेमिनिस्ट कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है सरोजिनी नायडू, बी है विजय लक्ष्मी पंडित, सी है पंडिता रमाबाई और डी है सावित्रीबाई फुले। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा और बाल विवाह पर रोकथाम के लिए कई अभियान चलाए। उन्होंने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। रमाबाई की द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक 1887 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने वर्ष 1886 से 1888 तक यूएस की यात्रा की। रमाबाई ने वर्ष 1896 में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो वर्तमान में भी संचालित है। अब दोस्तों जो पंडिता रमाबाई हैं इनका 23 अप्रैल को जन्म दिवस था। तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1858 का इनका जन्म हुआ था
और ये महिलाओं की शिक्षा और बाल विवाह पर रोकथाम के लिए इन्होंने कई अभियान चलाए थे। और इनकी जो एक पुस्तक है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। वो कौन सी है? तो द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक, ये 1887 में प्रकाशित की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कोरोना रोगियों को अब सेना के अस्पतालों और अलगाव केंद्रों में समायोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गोवा और डी है मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना रोगियों को सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में समायोजित किया जाएगा। संभवतः देश में पहली बार एक राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सैन्य संसाधनों का उपयोग शुरू किया है। भोपाल में सेना के अस्पतालों में लगभग 150, जबलपुर में 100, सागर और ग्वालियर में 40 प्रत्येक में आइसोलेशन बेड की व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश है ये पहला राज्य है जहां पर कोरोना महामारी से निपटने के लिए सैन्य संसाधनों का उपयोग शुरू किया गया है। अब यहाँ पर बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस देश में साल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज के शोधकर्ताओं ने पहली बार बंदर भ्रूण में मानव कोशिकाएं विकसित की हैं? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है जर्मनी और डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका में साल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज के शोधकर्ताओं ने पहली बार बंदर भ्रूण में मानव कोशिकाएं विकसित की हैं। उनके काम के परिणाम 15 अप्रैल 2021 को जर्नल सेल में प्रकाशित किए गए थे। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित कोशिकाओं को काईमेरिंग उपकरण कहा जाता है। काईमेरा ऐसे जीव हैं जो दो अलग अलग प्रजातियों की कोशिकाओं से बने होते हैं। इस मामले में वे मनुष्य और बंदर हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहली बार बंदर भ्रूण में मानव कोशिकाएं किसने विकसित की हैं? तो अमेरिका में साल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज के शोधकर्ताओं ने। अब दोस्तों अमेरिका में ये पहली बार बंदर भ्रूण में मानव कोशिकाएं विकसित की गई हैं। तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस। तो इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वन धन विकास योजना किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, सी है जनजातीय मामलों का मंत्रालय और डी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। वन धन विकास योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा क्रियान्वित हो रही है। ट्राइफेड जनजातीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को चलाता है। ट्राइफेड विदेश मंत्रालय की मदद से भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों के माध्यम से भारत के वन उत्पादों के लिए विदेशों में सुव्यवस्थित बिक्री का मंच उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वन धन विकास जो योजना है ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अब दोस्तों ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? तो ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 1987 में। आपको ध्यान रखना है कब? 1987 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों ये जो ट्राइफेड है ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ट्राइफेड का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनजातीय लोगों को जानकारी, उपकरण और सूचनाओं से सशक्त करना ताकि वे अपने कार्यों को अधिक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से कर सकें। तो ये जो है ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण संरक्षण, बी है साहित्य, सी है मानवाधिकार और डी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 की शॉर्ट लिस्ट की घोषणा की गई है। विजेता की घोषणा 2 जून 2021 को की जाएगी। 60,000 पाउंड की विजेता राशि को लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा के उपन्यास के लिए दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 की शॉर्ट लिस्ट की घोषणा की गई है, लेकिन जो विजेता है उसकी 2 जून 2021 को घोषणा की जाएगी। अब दोस्तों ये जो बुकर पुरस्कार है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसे बुकर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार कहा जाता है। ये ब्रिटेन का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कि नोबेल के बाद आता है। दोस्तों ये पुरस्कार जो है ये 5 बार भारतीय मूल के लेखकों को मिल चुका है। अब वो लेखक कौन कौन से हैं? तो अरविंद अडिग, दूसरे हैं वी.एस. नाइपॉल, तीसरे हैं अरुंधति रॉय, चौथे हैं सलमान रश्दी और पांचवें हैं किरण देसाई। और दोस्तों जो अरविंद अडिग हैं ये भारतीय लेखक हैं और जो बाकी के हमने आपको बताया ये भारतीय मूल के लेखक हैं। तो अरविंद अडिग को जो ये बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था ये कब मिला था? तो आपको ध्यान में रखना है कि 2008 में अरविंद अडिग को ये बुकर पुरस्कार दिया गया था। अब दोस्तों ये जो बुकर पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो इंग्लैंड में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये जो बुकर पुरस्कार है ये बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशन संघ द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 25 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक यानी ETI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, स्वीडन। और इस सूचकांक में जो भारत की रैंक थी वो थी 87। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही दिया। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोगों को उसका आंसर जरूर करना है। तो ये है आज का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है विराट कोहली, बी है डेविड वार्नर, सी है रोहित शर्मा और डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को रेगुलर देखने की हैबिट बनाइए। तभी आप निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स में करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।